हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एमपीपीएससी प्री 2023 कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है ना। तो हम आपका पेपर कैसा गया इसको आप एनालाइज करें और अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से मैं जो भी आपको एक मॉडल आंसर जो है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इनके मॉडल आंसर हो सकते हैं। हम बिना टाइम गंवाए चलिए हम देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन जो है देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया। तो वर्ष 1948 में कौन सा, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? विंध्य प्रदेश। आंसर क्या है? बी, विंध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रियासत 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में सम्मिलित की गई। तो कितनी रियासतें? देखिए, इसका क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने तुक्का ही लगाया होगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो बहुत कम हम जो है बच्चों को बताते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, 222। इसका आंसर क्या है? आंसर सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है 222। ये हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर सेट डी के हिसाब से। हम आप अपने क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए। तो मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है हम बता रहे हैं, सही क्वेश्चन सही आंसर जो है डिस्कस करेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में डिवाइड हुआ था? ठीक है ना। तो देखिए, इसका आंसर है सूरत अधिवेशन 1907। ये सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा क्योंकि कांग्रेस का जो डिवाइडेशन हुआ था वो 2007 में नरम दल और गरम दल में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस ने निम्न में से कौन सी मांग नहीं की थी। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कौन सी मांग की थी, नहीं कौन सी मांग नहीं की थी। तो बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो कौन से मांग नहीं की थी? देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, ये शामिल था। काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना शामिल था। ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी शामिल था। ये देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण ये शामिल नहीं था। तो आंसर इसका होगा आपका डी इज द राइट आंसर। अभी हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 51A में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 51A जो है इसमें भी आपका यही बताता है पृथक्करण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली। ब्रिटेन में ही रहते थे, वहीं से इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और फिर बाद में इस शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक दिमाग में बिठाया और अलग पाकिस्तान जो है राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित किसके द्वारा सौराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया? देखिए, गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणेश उत्सव प्रारंभ किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। तो आपके हो गए 6 क्वेश्चन के आंसर। आप एक बार सही देख लीजिएगा कौन सा आंसर आपको लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस स्वतंत्रता कब प्रदान की थी? कब प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की थी? इसमें है 1834 और 1835। इसका आंसर सी भी हो सकता है, कहीं कहीं इसका आंसर डी मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होना चाहिए 1834। ठीक है ना। आगे देखते हैं। शकों की विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, में निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए? जब शकों पर विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त ने तो चांदी के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के चलवाए? चांदी के। ठीक है ना। सिल्वर कॉइन चलवाए थे, याद रखिएगा। किसके सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने
भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय जो थे हमारे मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, ठीक है, याद रखना राजा कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान महायान है ना, तो ये महायान से संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमने देख लिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका क्या है, टीटी पाका जो तेल रिफाइनरी है वो कहां पर है, ठीक है। टीटी पाका तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो टीटी पाका तेल रिफाइनरी जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। टीटी पाका ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? आपकी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कहां पर है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप, देखिए अभी करंट में डिस्प्यूट में भी है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो ये कहां पर है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से ही लगा हुआ है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? मेडिटेरियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा भूमध्य सागर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो बेलाडीला खदान कहां पर है? देखिए बेलाडीला खदान कहां पर है? तो आपको सभी को याद है, चूंकि मध्य प्रदेश के पास में हमको पता है बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में ही पड़ती थी, ठीक है। बालाघाट कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आपको अगर ये दोनों भी बनते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर सही हो जाएगा। जैसे पहले का है सी, तो आप इन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, बी और सी एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो। फिर तीसरे का है कौन सा? डी, तो थर्ड का डी, मतलब आपके पास जो है ये ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो सभी विद्यार्थियों को मेरे ख्याल से सभी सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमने देख लिया है। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित युग में से मिलान करते हुए सही कूट पहचान कीजिए, ठीक है। तो सही कूट पहचानना है हमको, ठीक है। नौकरेक जो है वो कहां पर है, मानस कहां पर है, सिमलीपाल कहां पर है, और एक और क्या है इसका नाम, एक और है आपका शेषाचलम, ठीक है ना। शेषाचलम कहां पर है? देखिए मानस सभी को पता है कहां पर है, असम में है। मानस कहां पर है? असम में है। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में है। अगर आपको ये दो भी पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं बता सकते हैं। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में। तो देखिए मानस दो का कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमको डी देखने को मिल रहे हैं, ए और सी, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं सिमलीपाल, तो ए, तो हमको पहले जो सी का कौन सा दिखाई दे रहा है? ए। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा? ए आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ए। चलो अगला देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मॉलिसिस बेसिन कहां पर स्थित है? तो मॉलिसिस बेसिन जो है वो मिजोरम में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा मॉलिसिस बेसिन जो है वो कहां पर है? मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया था? देखिए भूमिगत ताप के ये इस तरीके जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों ने तुक्के में ही लगाए हैं और उनके तुक्के सही भी हुए हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है टेक्नोलॉजी में अभी यूएस और जापान जो है वो आगे हैं। तो आप दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिलते हैं, आप इन दोनों में से ही एक आंसर सही होगा। तो जो है हमारा आंसर इसका क्या होगा? आंसर नंबर ए, याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो परिवर्तनीय प्रक्रिया आती है, भूकंप, प्लेट विकृति, तीनों आती हैं। इसका आंसर होगा बी, विषमांगी। विषमांगी जो है इसकी पटल विरूपण के अंतर्गत नहीं आती है। अगला देखिए, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम में बताइए।
देखिए सबसे पहले हमको अधिकतम देखना है कि अधिकतम साक्षरता कहाँ कहाँ पर है। तो अधिकतम साक्षरता आप देखिए, अधिकतम साक्षरता हमारी केरल में है, तो केरल सभी में ऑप्शन है। दूसरा मिजोरम में है, तो मिजोरम जो है वो हमारा सभी में है, ठीक है। ये दो मतलब दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आता है त्रिपुरा और चौथा आता है गोवा। तो तीसरा जो है हमारा गोवा है और चौथा त्रिपुरा। इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु मौसम परिवर्तन, देखिए जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो धरती के पास में ही होती हैं। तो धरती के पास में सबसे पहला जो मंडल है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल। सारी एक्टिविटीज कहां पर होती हैं, क्षोभ मंडल। समताप मंडल में समान रहता है, कोई एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज, बादल बनना, बारिश होना, ठीक है, मौसमी सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। अगला है नासिक जिले के त्रंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां। तो नासिक जिले के त्रंबक पहाड़ी से एक तो गोदावरी निकलती है और बेतरना नदी जो है आपकी कहां से निकलती है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। बेतरना पहाड़ी से निकलती है। अगला देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है समझ से भी होते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको समझ से लगाना पड़ेगा। ये बहुत कम आपने इरिगेशन पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा। निम्नलिखित में से एग्रीकल्चर वाला से क्वेश्चन आया है, कौन सी पद्धति का सही क्रम है। देखिए अगर हमने कोई फसल उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कौन सा होता है, मिट्टी तैयार करना। देखिए मिट्टी तैयार करना पहला प्रोसेस होता है, सही है। तो मिट्टी तैयार करने का ऑप्शन जो है वो 3 जगह है। मिट्टी तैयार करना ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें 3 आप पहले मिट्टी तैयार करेंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद सिंचाई करेंगे या बुआई करेंगे या सिंचाई। तो हमारा जो दूसरा आंसर है, मिट्टी तैयार करने के बाद व्यक्ति करता है बुआई, ठीक है, और बुआई के बाद फिर करेगा सिंचाई और सिंचाई के बाद फिर करेगा कटाई। देखिए बहुत सारी फसलों में क्या होता है कि मिट्टी तैयार करने के बाद पानी दिया जाता है, लेकिन पानी देने की प्रक्रिया जो है उसको सिंचाई नहीं बोलते। सिंचाई कब करते हैं हम, बुआई के बाद सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड या उष्णगण किस वर्ष को घोषित किया गया है, ठीक है। कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया, किसको, 2024 को। तो ये यूएन ही इस तरीके की एक्टिविटीज करता है। इसको किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इसको फॉर्म किया गया था, याद रखना। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। तो भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कौन सा नहीं है। देखिए इसमें भी क्या लिखा है, नहीं है, मतलब है वाले नहीं लिखना है, नहीं तो पहले ही देख लो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ये तो है, वो उसका आंसर पहले ही लगा दो, ठीक है। तो ये वाला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्लोरोसिस की रोकथाम करना भी सही है, एनीमिया की रोकथाम सही करना है। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा डी, क्या होगा, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। क्लियर। तो पोषण कार्यक्रम नहीं है ना, मौखिक बोल के थोड़ी कोई खाना खिला सकता, पोषण के लिए जो है डाइट जरूरी है। क्लियर है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। स्थिर मतलब बैलेंस्ड कौन सा है। देखिए वन पारिस्थितिकी है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है बरसात में नमी ज्यादा होना, गर्मियों में सर्दियों में, तो स्थिर तो है लेकिन उतना नहीं। रेगिस्तान तो बिल्कुल ही स्थिर नहीं होता क्योंकि यहाँ ठंड गर्मी सब ज्यादा हो जाती है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी, समुद्र पारिस्थितिकी सबसे बैलेंस्ड होता है, सबसे स्थिर होता है। इसके बाद वन पारिस्थितिकी आता है, इसके बाद घास आएगा, फिर आपका चौथे नंबर पर रेगिस्तान आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, याद रखना। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25 हमने देख लिया है, देख ली। अब इधर हमने ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत में से कौन सा विश्व स्तर पर
स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। देखिए इसमें भी क्या पूछा है, नहीं है वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय हॉटस्पॉट है, सुडालैंड हमारा हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, नारो हिल्स इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? हॉटस्पॉट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का बी आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। देखिए क्या होता है बायोडिग्रेडेबल जो है वो कौन सा नहीं होता है? इनमें से कागज बायोडिग्रेडेबल है, भोजन पादप अवशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है, लकड़ी भी जो है वुड और सेलुलोज भी बायोडिग्रेडेबल है। आपका इसका आंसर होगा सी। क्या है? कीटनाशक ये नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पीएससी चेंज भी कर सकता है भाई, देख लेना है ना एक बार। फिर भी हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार जो है ओवरव्यू मिल जाए। ये तो सभी का सही होगा। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा इसरो का हाल ही में वैज्ञानिक मिशन है? तो कौन सा है? आदित्य L1, ये इसका सही आंसर है ए। ठीक है, तो 27 का क्या आंसर है सही? ए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? देखिए इसमें है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर बोला गया है। देखिए मफलर कहाँ पहनते हैं? कानों में। तो कानों को बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं? मफलर पहनते हैं। तो इसका आंसर जिस बच्चे ने तुक्के से भी लगाया तो सही। किससे? ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का जो है किस प्रदूषक से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण, ये उसको बोलते हैं ट्रॉफिक स्तर से कम से स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसका आंसर जो होगा ऊष्मागतिकी ही होगा। ठीक है, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 29 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगला याद करिए, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में किससे संबंधित है? तो हड्डियों के टूटने से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी जो संबंधित होती है वो हड्डियों से संबंधित होती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो हड्डियों के टूटने से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 31, व्यवसाय सुधार योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश का अंडर अचीवर्स रहा। अगर ये अंडर अचीवर्स हमको होता तो हम ये क्वेश्चन ही क्यों पूछते? ठीक है, टॉप अचीवर्स बिल्कुल दर्जा दिया जा सकता है, या तो इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, मूल्यांकन में मध्य प्रदेश की रेटिंग नहीं दी गई है, ये भी गलत हो सकता है पूछा ही नहीं जा सकता। तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है बहुत काम आता है। अगला है, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। तो सबसे टॉप अचीवर्स नहीं है हम, लेकिन अचीवर्स तो हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है? अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 निम्नतम से उच्चतम तक बताइए। देखिए सबसे पहले न्यूनतम बताना है, फिर उच्चतम बताना है। तो इसमें ये देख लेते हैं, अनूपपुर में तो सबसे ज्यादा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए। आप सारा ये तुक्के से लगा सकते हो। अगर आपको एक का भी पता है तो आप इसके आंसर क्या कर सकते हो? तुक्के से लगा सकते हो सारे बच्चे, है ना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार हुआ है? मतलब जो गरीबी का स्तर जो है सबसे अच्छा परसेंटेज में किसमें सुधरा है? तो इसका आंसर है हमारा डी, अलीराजपुर। अलीराजपुर इज द राइट आंसर। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टांट्या मामा। अगला क्वेश्चन क्या है? टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?
ठीक है। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आदि बाली महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, इसके लिए तो वैसे भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी आपूर्ति करना। तो इसका जो आंसर होगा ये सही है, बिल्कुल सही है। बीपीएल जो श्रेणी है, अब देखिए आदिवासियों में तो अधिकतर जो लोग हैं वो बीपीएल श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है। अगला देख, सॉरी ये आपका आंसर है। आंसर क्या है इसका, बी आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। अब मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और समृद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर हैं? तो देखिए इसके क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बीएचईएल में, और बीएचईएल कहाँ है, भोपाल में। लेकिन भोपाल में ऐसा कोई क्लस्टर नहीं है मेरे ख्याल से। इसका आंसर जो है, क्योंकि करंट अफेयर से पूछा गया है, एक प्राइवेट क्लस्टर बनाया गया है ग्वालियर में, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बीएचईएल के सेंस में पूछा है उसने तो भोपाल हो सकता है, नहीं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ग्वालियर होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, ठीक है। स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका जनक कौन है, तो आपको पता है लॉर्ड रिपन। लाला लाजपत राय ने इनको प्यारा रिपन कहा था, लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही भारत में 1984-81 में क्या किया था, स्थानीय स्वशासन का जनक किया था। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु क्या है, 62 वर्ष, सभी को पता है। 62 ईयर जो है अधिकतम आयु होती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगर पालिका कानूनों को उद्घटन बना दिया गया था, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका जो है बना दिए गए थे? तो आपको पता है कौन सा संविधान संशोधन हो सकता है। देखिए दो संविधान संशोधन हुए, 73 जिसमें ग्राम पंचायत आया, नगर पंचायत के लिए कौन सा हुआ, 74। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका क्या, डी, सी आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा, 74 अमेंडमेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए हर बार गठन से, मैं बच्चों से ही बोलता हूँ, हर बार गठन से क्वेश्चन आता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखना, कुंजी लाल दुबे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कुंजी लाल दुबे, याद रखना, ठीक है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को पता है, बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है, विधानसभा अध्यक्ष। जो लेजिस्लेटिव स्पीकर होता है वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है, वही क्या करता है, बताता है कि कोई बिल जो है धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना। तो ये चाहे आप विधानसभा में बताने का काम किसका होता है, विधानसभा अध्यक्ष का, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, वही बताते हैं कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही है? काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें मैंने भी अभी यही पढ़ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही है, पढ़ लिया। इसमें नहीं है, नहीं पढ़ा हमने, क्या है, कौन सी विशेषता सही नहीं है, पढ़ देखना है हमको, ठीक है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये दो सही है, हमें नहीं वाला देखना है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, नहीं भाई, काली मिट्टी में रेत की मात्रा कम होती है, ठीक है, नहीं तो वो वाली मिट्टी हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए। फिर भी अगला हम देख लेते हैं, इसका संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है, सही है। तो इसका आंसर होगा सी, 41 का आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर होगा 41 का, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? देखिए हमारी कई सारी नदियां जो हैं 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा भी होती है, लेकिन हम देख लेते हैं कैन उत्तर प्रदेश में आगे मिल जाती है, सोनार, बेतवा नहीं। इसका आंसर होगा माही। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। तो 42 का क्या होगा, माही इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश
का किस स्थान पर है? देखिए तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश 2021-22 में प्रथम स्थान पर हो गया, वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। बाकी एक बार इसको देखना पड़ेगा 21-22 में क्या था, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो सी आंसर सही है। ठीक है, तो 43 का क्या होगा? सी, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भंडारण में तो हम पहले से ही थे। ठीक है, अब उत्पादन में भी हम फर्स्ट हो गए हैं, पहले राजस्थान प्रथम पर था तांबा उत्पादन में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर में जिले में के चचाई में स्थित है? देखिए अनूपपुर जिले में है। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? अनूपपुर में कौन सा? अमरकंटक पावर स्टेशन। वैसे ही आप लोग तुक्का भी मारोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो कौन सा है? अनूपपुर इज द राइट आंसर। अमरकंटक, तो बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम है? तो खंडवा जिला। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? दमोह, खरगोन, मंडला और पन्ना। तो खंडवा इसमें आंसर नहीं दिया, तो खंडवा के बाद किसका नंबर आता है? खरगोन को गोल्डन जो है कपास कहा जाता है, गोल्डन कपास के जिले कहा जाता है। किसको? खरगोन को। तो खरगोन इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दिया है, मध्य प्रदेश सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए तो इसमें सही नहीं है, देखना है हमको। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 8,000 किलोमीटर से अधिक है, बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक है, बिल्कुल है। सड़क राजमार्गों की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है। देखिए सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। नहीं भाई, सड़क घनत्व में हमारे जो है मध्य प्रदेश नहीं, इसका आंसर है केरल। केरल जो है फर्स्ट नंबर पर है, याद रखिएगा क्या है? केरल। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, बच्चे ने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, अगला देखिए, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत से संबंधित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी जो है वो आपको ऑप्शन दिया है सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर और महादेव। तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा। कई बार बच्चों को पढ़ाया गया है, बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 48, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो पूर्णा जो है ताप्ती नदी की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी आंसर होगा। 49 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन भी पाए जाते हैं, कटीले वन भी पाए जाते हैं। अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। देखिए मध्य प्रदेश में कहाँ, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी ठंडी क्षेत्र में, है ना, जैसे हमारा हिमालय में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, 49 का डी। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें भी क्या पूछा है? सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर आता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा ही होती है। ठीक है, अगला है, राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय। ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का ही वो पूछा। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडे इलाकों में पाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ नहीं पी जाती। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से निकलती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर होगा? सी। अगला याद रखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना, बहुत सिंपल, हर बार बच्चा पढ़ता है। ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया था? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1990 में। 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा ए। ठीक है ना, अगला देखिए, 1980 में
भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो 1980 में भारत का कितना नेशनलाइजेशन किया गया था, कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। तो 53 क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54। सभी को पता है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 55वां। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहला नहीं है, 42वां नहीं है, 44वां नहीं है, कितना है? 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन। इसको याद रखिएगा। 86 अमेंडमेंट जो है वो आपका सही आंसर है। 55 का डी आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 51A में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सभी को पता है, शुरुआत में 10 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेपर बहुत मॉडरेट आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। देखिए सबसे पहले समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। इसका आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 57 का क्या आंसर होगा? सी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो कौन सदस्य शामिल होते हैं? सभी बच्चों को पता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य बिल्कुल होते हैं। सही बात है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी होते हैं। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन और करेक्ट दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य दोनों के, तो वो आंसर इसका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखना। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। यह व्यवस्था किस देश से ली गई थी? देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। क्वेश्चन में गलती क्या है कि भाग 4 में की गई है, ना कि 4A में। भाग 4 में की गई है, ना कि 4A में। तो इसमें 4 का लिखा है, 4A लिखा है। ये हमारे आयरलैंड से लिया गया था, ये सही है। ये क्वेश्चन हो सकता है एलिमिनेट हो जाए आपका, क्योंकि 4A बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका एक अच्छा भला बनता हुआ क्वेश्चन सभी बच्चों का गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद के निर्माण में कौन कौन? देखिए संसद के निर्माण के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को पता है, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61वां। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आर्यभट्ट पोषण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल ठीक है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। इसका आंसर क्या होगा? सी। सी आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है, याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? सी। 61वें का आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यही। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आंसर डी होगा। नरेंद्र सिंह पानी जो हैं वो सही आंसर है।
ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा? डी। अगला है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका आंसर क्या होगा? सी। 63 का आंसर क्या होगा? सी। मेजर देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 63 बा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसको जो है इसका आंसर है शरद कमल को जो है हमने क्या किया है, तो इसका आंसर होगा डी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? तो कौन सी खिलाड़ी जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? तो देखिए सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया। देखिए इसमें जब इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल। एमपीपीएससी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को गिफ्ट दे देता है, जैसा ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसमें क्या लगाया होगा? बिल्कुल 100% मुझे पता है 99% बच्चों ने इसको सही किया होगा। इसका आंसर होगा डी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक बैंकिंग अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक मतलब के गवर्नर को प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया है क्योंकि हमारे को दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा है भारत। इसका आंसर होगा क्या? डी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, जिसने शुरुआत की? जमशेद जी ईरानी। जमशेद जी ईरानी को क्या किया गया है? इस्पात मैन ऑफ इंडिया या स्टील मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला गया था? तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड के साथ खेला गया था। कब? 1975 में। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ठीक है। अगला है 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, मोदी जी ने इसको चालू किया है, ठीक है। तो ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो देखिए इसको प्रारंभ किया गया 2015 से। इसको कब से प्रारंभ किया गया? 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन थी? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन थी? तो जो आप देखिए सभी विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए, अभी करंट में भी है, मंजू, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने शीतल महाजन राणे लगाया है क्योंकि सिंधिया जी जो उनसे मिले थे इसलिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 71। बढ़िया पेपर था आप लोगों का, मॉडरेट पेपर था। फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आए, जैसे एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन था, एनवायरमेंट से क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग सभी फील्ड को, पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, सभी को इन्होंने क्या किया है? कवर किया है। अगला देखिए, जनजाति नेता सीता कंवर और रघुनाथ सिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो ये 1857 की क्रांति में ही शामिल हुए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 71 का आंसर बी। सागर के अंचल क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो मांडल्या, ठीक है, मांडल्या लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। लिखवाया गया बच्चों को, याद रखना आप बेटा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। 72 का आंसर क्या होगा? बी। अगला देखिए, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था, याद रखना। इसका आंसर भी क्या होगा? 73 का बी होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? देखिए सबसे ज्यादा कोई जनजाति जो पेंटिंग करती है तो वो है कौन सी? गोंड। अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्के में भी लगा के आए तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका क्या? गोंड इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा डी, 74 का क्या होगा? डी। अब देखिए मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल जो है, त्रिधारा मुकुल जो है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका आंसर 75 का। देखिए लिटरेचर को भी उन्होंने बकायदा जो है किया है, लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे हैं आपके, याद रखना सारे फील्डों को उन्होंने कवर किया। एमपीपीएससी ने बहुत अच्छा पेपर बनाया इस बार। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? चित्रकूट को जगतपुरी के नाम से भी जाना जाता है। रामसिया भी कई जगह मिलेगा लेकिन मुझे इसका आंसर जो है वो ए लगता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, जगतपुरी। ठीक है। अगला देखिए, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर ये बच्चों को पढ़ाया गया है। जब इनको हमने पढ़ाए थे, चंदेल डायनेस्टी पढ़ाई थी तो उस समय पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो कौन थे? खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका कहां पर है? खजुराहो। तो 77 का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, खजुराहो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन यार स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड की घटना कब संबंधित है? कब की बात है ये? तो जब हमारा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उस समय की बात है, 1939 की समय की बात है। कब की बात है? 1939 की समय की बात है। क्या त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था हमारे यहाँ तब की बात है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका साहित्य से पूछा गया है, लिटरेचर से पूछा गया है। रामचंद्रिका प्रसिद्ध रचना है किसकी है? तो रामचंद्रिका जो है प्रसिद्ध रचना है रीतिवादी कवि हमारे केशव दास की जो है रामचंद्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी के फेवरेट हैं। क्या क्वेश्चन फेवरेट है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण और तथा आत्मोसर्ग किस पर लिखे हैं? तो ये एमपीपीएससी का कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा इसका आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक अपने पद धारण कर सकता है? देखिए अधिकतम पूछा है, फिक्स टेन्योर होता है उसका 6 ईयर तक जो है 6 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, 6 साल। कैग आर्टिकल 148 में आपके कैग के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा की परीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग जुलाई जो है 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो देखिए करंट का क्वेश्चन है। 2000 में एक समिति का गठन किया था रिफॉर्म के लिए, तो कौन सी थी? तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग कमिटी थी। देखिए हमें वैसे तो नहीं पता है लेकिन अलग कमिटी जो है इससे हमको इसका आंसर मिल जाता है क्योंकि पूरा नाम बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, अलग कमिटी पढ़ाई जाती थी। योगेंद्र कुमार अलग जो थे इनके उसमें एक अलग कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है एनजीटी का मुख्यालय, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 84 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अधिसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? देखिए उसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटा दिए तो सदस्य कितने होंगे? 3 सदस्य। इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है, याद रखना 84 का आंसर जो होगा वो आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। देखिए मानव अधिकार आयोग के दायरे में आता है नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, नहीं आता है। तो समानता संबंधित सबको समानता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। वैसे हमारा जो है उसके अंतर्गत भी आता है, हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है। स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका इसके अंतर्गत ही आएगा। ये हमारे मूल अधिकार में 86वें अमेंडमेंट में संशोधित किया गया था। ये पहले शिक्षा का अधिकार सबके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो मानव अधिकार में नहीं आता, क्योंकि मानव को जन्म होते से ही कोई शिक्षा प्राप्त करे, इसको फिर हमने अपने मूल अधिकार बनाया, वो अलग बात है। ठीक है, तो हमारे तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व सब में शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त है, याद रखना भाई। अगला है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सी रंगराजन जो थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्देशित हैं। मतलब आपको, अगर आपने महिला आयोग पढ़ा है तो उसमें किस धारा में उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। तो इसका जो आंसर होगा इसका सी होगा। ये पहले हमारे कमीशन थे तो सभी विद्यार्थियों को इतनी नॉलेज होती है, जो पुराने बच्चे दे रहे हैं उनका तो सही होगा। धारा 10 में इनके कार्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में आपके, तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। तो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है कौन सा, अनुच्छेद 322। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, याद रखना बेटा, है ना। ठीक है, तो आप मिला लीजिए बेटा। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो फैक्चुअल हैं एकदम से पूरी तरीके से। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का देखिए ये क्वेश्चन तो जब मोदी जी आए हैं तब आया है, तो ये एलिमिनेट हो गया। एक तो क्वेश्चन आपका बी आंसर तो एलिमिनेट ही हो गया। इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारा 2013 में आया था जब हमारे मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो 2013 के तहत जो है खाद्य संरक्षण आयोग जो है हमारा आता है। तो उसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ये 90 का क्या हो गया हमारा आंसर नंबर ए। ठीक है, याद रखना। ये आप लोगों के एक बार मिला लो क्वेश्चन और देख लो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइबर सुरक्षा एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल क्या करता है। तो फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। तो एक नेटवर्क को आवंटित पहुंच की अनुमति देता है, अनुमति नहीं देता है, रोकता है। एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर नीचे के क्वेश्चन पढ़ने के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, अमेजन है, किसके उदाहरण हैं। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, देखिए क्या करते हैं ये लोग, बिजनेस कर रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, ई कॉमर्स के एग्जांपल हैं। और ये किसको, C2B, कंज्यूमर से बिजनेस नहीं भाई। ठीक है, हाँ अमेजन करता है, लेकिन इसमें तीनों का नाम पूछा गया है, कंज्यूमर से नहीं लेते हैं, किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं। C2C नहीं हो सकता, इसका सही आंसर होगा क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2C इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोगों का लगभग सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले में एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल
करना शामिल है। ये क्या है? साइबर हमला, जब जो हमारा अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो फिशिंग हमला इसका सही आंसर। देखिए एसक्यूएल तो लैंग्वेज होता है, ठीक है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फिशिंग हमला, ये सही आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 92 का आंसर होगा ए, 93 का आंसर होगा सी, ए सॉरी, है ना, 93 का ए आंसर होगा। हम 94 देख लेते हैं। निम्न में से, निम्नलिखित ई कॉमर्स में से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का क्या लाभ है? समिति तक पहुंच। देखिए ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ है, चाहे आप सुबह कोई ऑर्डर करें चीज, चाहे शाम को, आप 24/7 ओपन रहता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, समिति पहुंच, खरीदारी में अनुभव और व्यवसाय। नहीं, इसका आंसर होगा ए। 94 का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ठीक है बेटा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, कौन सा नहीं है? एमपी टेंडर है, जैम है, ठीक है, ये सब, ये क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी डील करती है इसी के तहत करती है। एमपी ऑनलाइन जो है वो गवर्नमेंट का पोर्टल है। ये जो है इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा है? एमपी ऑनलाइन, सी आंसर होगा इसका, क्या होगा? सी आंसर होगा। चलो बेटा एक बार और देख लेते हैं। 95 का सी होगा। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? तो डीएसएल है, ठीक है ना। डीएसएल जो है वो क्या करता है? टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है, ठीक है ना। 96 का क्या आंसर होगा? ए होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। $97 वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। कैसे संकेत मिलते हैं? देखिए क्या, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत रिसीवर क्या करता है? संदेश के स्रोत के प्रयोग के लिए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विसंकेतन, ठीक है, विसंकेतन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिकोडिंग। क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 97 का क्या आंसर होगा? बी होगा। डिकोडिंग किया जाता है जब तो हमें मिलेगा चीज़ों को। बहुत इजी है, अगर इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आया तो बच्चे को इंग्लिश में देखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, याहू। देखिए इसमें क्या होता है कि याहू एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये वेब ब्राउजर नहीं है, इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 98 का क्या आंसर होगा? डी होगा। अगला देखिए, अगला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो निर्वात नलियां, वैक्यूम ट्यूब नहीं, ये टीवी वगैरह में उपयोग में आती थी पहले, बहुत पहले आती थी, ठीक है। इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। इसका आंसर क्या होगा? सी, ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? चैट जीपीटी का विकास जो है ओपन एआई के द्वारा किया गया है। इसका 100 का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को, हमने एक बार कर लिया है क्वेश्चन, ये पेपर नंबर डी था। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसके आंसर देख लेना एक बार, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर गया होगा। इसका कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 75 जाना चाहिए, ठीक है। कितना जाना चाहिए? 75, एग्जैक्ट 75 इसका कट ऑफ जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके आउट भी हो सकते हैं, और हमने एक्सपेक्टेड एकदम एक्यूरेट बताने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आयोग की बात है, कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन का ही आपका अंतर आएगा, ठीक है। तो इनको आप देखिए, मिलाइए, और फिर हम बात करते हैं। अगर कोई और आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मेंस की तैयारी करिए। धन्यवाद।